आर्थिक वृद्धि को लेकर क्या कहेंगे? हरियाणा किस तरफ जा रहा है, देश किस तरफ जा रहा है? आज बड़ी चिंता की बात है कि आज देश की अर्थव्यवस्था भी पटरी से उतर गई। महंगाई 70 साल का रिकॉर्ड टूट गया महंगाई का। डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस, खाद का कट्टा इतना महंगा हो गया कि कभी आज तक देश इतिहास में नहीं हुआ। गरीब आदमी के, मध्यम वर्ग के घर के बजट बिगड़ गए और आर्थिक मंदी कोरोना के बाद और ज़्यादा तेज हो गई। और सरकार की तरफ से 20 लाख करोड़ का पैकेज की घोषणा होने के बावजूद एक पैसा किसी आदमी को 20 लाख करोड़ में से नहीं दिखाई दिया। कहाँ गया वो पैकेज, कोई अता पता नहीं है। ऐसे समय सरकार की तरफ से होनी मदद चाहिए थी, मगर कुछ देने की बजाय सरकार लेने में, ये देव सरकार नहीं लेव सरकार है। और इसीलिए सरकार ने 20 लाख करोड़ का पैकेज की घोषणा करी, मगर पेट्रोल डीजल की कीमतें बेइंतहा बढ़ाकर जो लोगों की जेब से पैसा निकालने का काम सरकार कर रही है। हरियाणा के अंदर तो आलम यह है कि देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी यूपी, बिहार और जम्मू कश्मीर से भी ज़्यादा बेरोजगारी हरियाणा में हो, जो प्रदेश दिल्ली के 3 तरफ लगता हो। जो प्रदेश 2014 में देश में आर्थिक विकास में सबसे आगे था, औद्योगिक विकास में, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में सबसे आगे था, आज वो प्रदेश बेरोजगारी में सबसे नंबर 1 पे हो। तो हरियाणा की जो युवा पीढ़ी है, जो हरियाणा के युवा हैं, उनके भविष्य को लेकर चिंता लाजमी है। बड़े दुख की बात है, अभी नीति आयोग की ये रिपोर्ट आई है, भारत सरकार की ये रिपोर्ट है कि हरियाणा प्रदेश बेरोजगारी में और अपराध में नंबर 1 है। ये देख के एक और चिंता होती है। दूसरी तरफ ये रिपोर्ट खट्टर सरकार की विफलता का जीता जाता एक प्रमाण। सर 2013 और 12 की रिपोर्ट पता है आपको क्या थी इस समय हरियाणा की? 2012 में, 2013 में अलग अलग मापदंडों में, जो विकास को मापने के अलग अलग मापदंड होते हैं। प्रति व्यक्ति आय में हरियाणा नंबर 1 पे था, प्रति व्यक्ति निवेश में नंबर 1 पे था। गुजरात का नारा दिया गया बीजेपी सरकार द्वारा, गुजरात से प्रति व्यक्ति निवेश, इन्वेस्टमेंट, यानी कि इंडस्ट्री कितनी लग रही है, लगभग 5 गुना ज़्यादा हरियाणा के अंदर में थी, देश में सबसे ज़्यादा। खेल खिलाड़ियों की नीति में हरियाणा नंबर 1 पे था, कृषि उत्पादकता में हरियाणा नंबर 1 पे था, और विकास दर में, ग्रोथ रेट, आर्थिक विकास दर जिस स्पीड से जो है, तो उसमें हरियाणा देश में नंबर 1 पे था। तो ये बहुत मापदंडों में हरियाणा देश में सबसे आगे चल रहा था, और वो आज वो प्रदेश बेरोजगारी में नंबर 1 पे आ गया। ये कहीं ना कहीं 7 साल इस सरकारी जो कार्यशैली, विफल कार्यशैली रही है। इन्होंने राजनीति ज़्यादा करी है, लोगों को आपस में उलझाने का जरूर प्रयास किया है, मगर काम हरियाणा के अंदर कुछ किया नहीं। इसीलिए आज हरियाणा के युवा को अपने भविष्य की चिंता है। सर किसानों की लड़ाई कब तक खत्म होने की? दुख की बात यह है कि सरकार ने आज किसानों को 8 महीने हो गए, 400 से ज़्यादा जाने इन धरनों पे कुर्बान हो गई, मगर सरकार की तरफ से ना तो किसान की मांगों को माना गया, ना किसान को किसान माना गया, आतंकवादी बता दिया, ना किसान को इंसान माना। एक आदमी ने भी सहानुभूति के 2 शब्द नहीं कहे, इतनी जान कुर्बान हो गई। और अब तो किसान की बात को संसद में उठाने से भी इस सरकार ने जो है उस पर भी पाबंदी लगा रखी है, ऐसा दिखाई देता है। जो 3 दिन सेशन के आपने देखे, मानसून सत्र के तीनों दिन, मैंने समूचे विपक्ष की तरफ से, मैं देश के विपक्ष का धन्यवाद करता हूं कि मेरे नोटिस के साथ पूरा विपक्ष खड़ा हुआ। संसद में जो नोटिस दिया, कार्य स्थगन प्रस्ताव, काम रोको प्रस्ताव, मगर उसको खारिज किया गया। ये सरकार की नीयत है। उस पर चर्चा भी, मांग भी नहीं माननी, उनको किसान भी नहीं मानना मांगा, उनको इंसान भी नहीं मानना, और अब उस पर चर्चा भी नहीं मान के हमारे आग्रह को नहीं मान रहे। तो दुख की बात है, सरकार किसानों के प्रति घोर विरोधी सरकार है, गरीब आदमी की घोर विरोधी सरकार है। आज गरीब आदमी त्रस्त है पूरी तरीके से। सांसदों को भी प्रतिबंध लगाता है, बात मीडिया से बात करने, जैसे कल 2 प्रकरण हुआ है। ये एक बहुत ही मैं समझता हूँ कि देश के संविधान द्वारा कायम संसद, और सभी सांसदों का अधिकार है संसद के अंदर क्या बात रखे और बाहर क्या बात रखे। ये स्वतंत्रता एक प्रजातंत्र में सभी को मिली हुई है। अंदर अगर देश के किसान, भारत देश की संसद में अगर भारत देश के किसान की बात नहीं उठा पाएंगे, तो क्या जिम्बाब्वे की संसद में उठाने जाएंगे? ये संसद क्यों बनी थी? यहाँ भारत देश के किसान की बात क्यों नहीं उठ सकती है? यहाँ भारत देश के नागरिक की बात क्यों नहीं उठ? नंबर 1। नंबर 2, आपने देखा होगा कि संसद के बाहर भी, विजय चौक पे, संसद परिसर में सभी को पत्रकार वार्ता करने का अधिकार है, मगर जब प्रताप सिंह बाजवा जी और
हम लोग दोनों मिलकर पत्रकार वार्ता कर रहे थे इस किसान के मुद्दे पे, तो दिल्ली पुलिस ने आके उसको बाधित करने का काम किया। तो दिल्ली पुलिस ने कहा कि ऊपर की अथॉरिटीज़ ने ये कहा है कि इस विषय पे आप पत्रकार वार्ता नहीं कर सकते। तो ये बड़े दुख की बात है कि हमारे देश में पत्रकार, वो तो आप उसको मानो ना मानो, कम से कम मगर पत्रकार वार्ता तो करने का अधिकार होना चाहिए। ये केवल सांसद का अधिकार नहीं, मैं कहूँगा कल को अगर आप भी पत्रकार वार्ता करने लगे तो आपको भी अधिकार है, किसी को भी अधिकार होना चाहिए। उसको रोकने का अधिकार सरकार को नहीं होना। एक सरकार की तरफ से बयान दिया गया है कि ऑक्सीजन की वजह से डेथ नहीं हुई है, उसको ये सरकार, कभी इस सरकार ने इस संसद में 2 ही बयान दिए हैं कि किसान आंदोलन में किसी की डेथ नहीं हुई और ऑक्सीजन की कमी की किसी से डेथ नहीं हुई। इससे ये पता चलता है कि ये सरकार किस प्रकार से झूठे प्रचार में विश्वास रखती है। बीजेपी बहुत झूठी पार्टी है। एक एक उस किसान का भी नाम मैं आपको बता सकता हूँ और एक एक उस परिवार का नाम भी बता सकता हूँ जहाँ पे ऑक्सीजन कमी से डेथ हुई है। इससे बड़ा सबूत क्या होगा ऑक्सीजन कमी की? हरियाणा में तो कई केस हुए, 8-9 अलग अलग अस्पतालों के अंदर, गुड़गांव, रेवाड़ी, पलवल, हिसार। मगर इससे बड़ा क्या सबूत कि जो प्रदेश का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है पीजीआई रोहतक, पीजीआई रोहतक में दाखिले ही बंद हो गए और एक नोटिस लग गया कि हम और दाखिले नहीं कर सकते कि ऑक्सीजन नहीं है। तो वो जो 1 हफ्ता पीजीआई रोहतक में दाखिले बंद किए गए, ईएसआई फरीदाबाद जो सरकारी अस्पताल फरीदाबाद में, उसके दाखिले बंद किए गए। मैं प्राइवेट अस्पतालों की तो बात ही नहीं कर रहा, जहाँ ऑक्सीजन कमी की वजह से। तो वहाँ तो सरकार क्या सोचती है कि उस समय जो दाखिले नहीं किए गए तो क्या पेशेंट नहीं आ रहे थे, और जो पेशेंट आ रहे थे वो कहाँ जा रहे थे? भगवान भरोसे उनको छोड़ने का काम इस सरकार ने किया, इस सरकार की अव्यवस्था ने किया। लोग तो गांव से अस्पताल में जाते हुए लोगों को डर लग रहा था, ऐसी व्यवस्था इस सरकार की रही है। तो इस बारे में सरकार कितना ही झूठ बोले, सरकार बड़े बड़े झूठे दावे कर सकती है, मगर लोगों को वो दावे याद नहीं रहेंगे। जो लोगों ने भुगता है वो लोग सदा याद रखेंगे और वोट की चोट से जवाब।